हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, तब तक आप कभी भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते और एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में, जो कि है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए CBSE बोर्ड से। तो क्या है वो सिलेबस, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का। आपकी जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है, उसका जो रिटर्न एग्जाम है वो 80 नंबर का आएगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। अब जो आपका पूरा सिलेबस है वो पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 2 बुक्स होंगी आपकी बिजनेस स्टडीज की। पहली बुक 50 नंबर की है और दूसरी बुक है आपकी 30 नंबर की। पहली बुक में आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे कि किस तरह से किसी भी बिजनेस फर्म को मैनेज किया जाता है और उसकी बेसिक थ्योरी कंसेप्ट पढ़ोगे। जो दूसरी बुक है वो आप पढ़ोगे फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में, कि क्या वो सोर्सेस है जहाँ से कोई भी बिजनेस पैसा ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्या वो पूरा प्रोसेस है, और साथ ही साथ किस तरह से मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स और कंसेप्ट आप इस सेकेंड बुक में पढ़ोगे। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं और आपका फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये कंबाइंड है आपके 16 मार्क्स के, और फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका 14 मार्क्स का। उसके बाद के जो लास्ट यूनिट्स बचे 3, जिसका नाम है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंबाइंड है आपके 20 मार्क्स के। वहीं सेकंड बुक में आपके 4 यूनिट हैं और पहले 2 यूनिट हैं आपके 15 नंबर के और लास्ट के 2 यूनिट भी हैं आपके 15 नंबर के। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक न्यूज़ ये है कि अगर आप PDF फॉर्म में चाहते हो किसी भी वीडियो का कंटेंट, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट पर जिसका नाम है www.commercesuper.com। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ बेसिक पढ़ोगे कि जो मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या नेचर होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस फर्म में। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और कितने लेवल्स होते हैं। फिर आप पढ़ोगे कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो क्या है, यानी कोई भी मैनेजर क्या क्या काम करता है। तो वो फंक्शन होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी POS DC। उसके बाद आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से पूछा जाता है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है यूनिट सेकंड जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप पढ़ोगे कि अगर हम किसी भी बिजनेस फर्म को मैनेज करते हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस है और क्या रूल्स हैं। फिर जब प्रिंसिपल्स की बात आती है तो 2 तरह के प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो। सबसे पहले फेयोल्स के प्रिंसिपल्स और टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। दोनों ने ही कई कई तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं, अलग अलग नाम हैं, वो आप पढ़ोगे और साथ में इनका कंपैरिजन भी पढ़ोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आप पढ़ोगे कि कोई भी बिजनेस फर्म जब बिजनेस करती है, व्यापार करती है, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उसके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही पढ़ोगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सेट्रा। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। फिर आपको पता है कि 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का एक स्टेप लिया था। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट और उसके फीचर्स पढ़ोगे। ये टॉपिक क्योंकि नया है तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 1991 में जो चेंजेस लेकर आई थी गवर्नमेंट, जिसका नाम था LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उन सब का बिजनेस फर्म पर क्या असर पड़ा और क्या असर पड़ सकता है, ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका वो यूनिट 4 जिसका नाम है प्लानिंग। इसमें आप सीखोगे कि किसी भी बिजनेस फर्म में फ्यूचर के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाती है। इसमें सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी क्या कमियां हैं ये पढ़ोगे। फिर क्या वो पूरा प्रोसेस है जिससे प्लानिंग होता है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे कि कितने इसमें स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए, फिर बाद में क्या स्टेप होना चाहिए, एट्सेट्रा।
उसके बाद जो प्लान्स बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स, ये आप पढ़ोगे। इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होता है, रूल क्या होता है, बजट और प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बिजनेस अच्छे से किया जा सके। तो इसमें मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बाद आप पढ़ोगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होते हैं और डिविजनल क्या होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनका आप सिर्फ और सिर्फ मतलब ही समझोगे, डिटेल में इनमें नहीं जाना है। उसके बाद डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है स्टाफिंग। इसमें आप सीखते हो कि किस तरह से किसी भी बिजनेस फर्म में एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, क्या वो पूरा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए स्टाफिंग करते टाइम। साथ ही साथ इसके बाद फिर ये भी समझोगे कि ट्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना भी जरूरी होता है और फिर उनको डेवलप किस तरह से किया जाए, ये सब आप सीखोगे। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं वो भी आप इसमें सीखोगे। यहाँ पर आपके जो सिलेबस में मेथड्स गिवन हैं वो हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। उसके बाद यूनिट 7 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तो इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बाद आप पढ़ोगे कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर डायरेक्टिंग पूरा बना होता है। फिर एक इसमें है मोटिवेशन, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद करना है। मोटिवेशन से रिलेटेड जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये आपको जरूर याद करना है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है लीडरशिप के किस तरह से लीडर बनते हैं, उनके स्टाइल्स क्या होते हैं, तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉयज तक और एम्प्लॉयज से लेकर मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं कम्युनिकेशन करते टाइम उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये आप इसमें सीखोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है लास्ट यूनिट इस बुक का जिसका नाम है कंट्रोलिंग। आफ्टर ऑल सारी चीज़ों को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, जो आपने प्लानिंग बनाई थी स्टार्टिंग में बिजनेस फर्म में, क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाए हो उन प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग, अगर नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो, कैसे करना चाहिए, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहला यूनिट इसका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप पढ़ोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों जरूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं जिसमें आप पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, डिविडेंड क्या होना चाहिए, इन सब के क्या फैक्टर्स होते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, ये सब पढ़ोगे। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किसी भी बिजनेस फर्म में कितना पैसा कहाँ कहाँ से लगा हुआ है, लोन कितना लिया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने कितना लगाया है, डिवेंचर्स से कितना लगाया है, एटसेट्रा, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर उसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, और फिक्स्ड कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, वो सब आप इसमें सीखोगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स, कि कहाँ कहाँ से आप पैसा उठा सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, इनके क्या काम होते हैं, कितने तरह की होती हैं, ये पढ़ोगे। फिर मनी मार्केट क्या होती है और इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी मार्केट के बाद आ जाता है आपका कैपिटल मार्केट, ये कितने तरह की होती है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, और प्राइमरी मार्केट में जो फ्लोटेशन के मेथड्स होते हैं वो आप इसमें सीखोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आप शेयर्स को किस तरह से खरीदा जाता है, बेचा जाता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये सब आप समझोगे। उसके बाद शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस है, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका यूनिट 11 जिसका नाम है मार्केटिंग। इसमें आप पढ़ोगे कि मार्केटिंग क्या होता है, इसके क्या काम है, और कौन कौन सी फिलोसफीज हैं जो मार्केटिंग की स्टार्टिंग से लेकर अब तक डेवलप हुई हैं। फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कौन से वो टूल्स हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ोगे कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसकी लेबलिंग कैसे करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, पैकेजिंग किस तरह से करनी चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए,
इन सब के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे। फिर उसके बाद प्राइस का क्या मतलब होता है, किस तरह से उनको डिसाइड करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से हो सके। फिर आ जाता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप इनके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो समझोगे और कौन कौन से वो चैनल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रमोशन, जिसमें आप सीखोगे एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब होता है, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब होता है। उसके बाद आपकी सेकंड बुक का लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, और जब आप ये पढ़ोगे तो आप इसमें एक एक्ट भी पढ़ोगे जिसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फिर कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर की राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है, रेमेडीज क्या होती हैं कंज्यूमर्स के पास जो उसको मिल सकती हैं कंप्लेंट फाइल करने के बाद। तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद कंज्यूमर जो अवेयरनेस है वो किस तरह से बढ़ाई जाए और उसके लिए कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काम कर रही हैं, जिसमें से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGO का क्या रोल्स है वो आप इसमें समझोगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।